हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स फॉर फॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसका पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कुछ डिस्कस किया था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? दैट इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। ठीक है, दो टाइप के चार्ज होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और चार्ज की जो यूनिट होती है वो कुलाम होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलाम। और 1 कुलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप सर्च करने जाओगे तो दैट इज 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। 1 कुलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट, और अगर आप निकालना चाहो तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हो। क्यू की वैल्यू को 1 कुलाम रखना और एन निकालना है, और ई की वैल्यू जो एलिमेंट्री चार्ज जिसे हम कहते हैं उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अब करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कुछ भी याद ना रहे तो आप सिंपल बोलिए कि चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू करंट होता है। और अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज की यूनिट होती है कुलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ये हो जाएगा कुलाम पर सेकंड, और इसे ही हम सिंपल एम्पियर बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर। और करंट को मेजर करने की डिवाइस क्या होती है? वो होती है आपकी एमीटर। एमीटर डिवाइस होती है जो हमेशा सर्किट में सीरीज में लगती है। कहाँ लगाते हैं इसको? सीरीज में लगाते हैं सर्किट में। ओके, और इसका रेजिस्टेंस होता है लो। लो रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स एमीटर का। कुछ और अदर यूनिट भी हैं, जैसे 1 एम्पियर में 1 कुलाम पर सेकंड होता है, या मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर, या 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये ऑलरेडी बता चुका कि करंट को मेजर करने की डिवाइस का नाम क्या है? आपकी एमीटर। और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, इसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है। और अगर आइडियल केस की बात करें तो आइडियल केस में रेजिस्टेंस एमीटर का 0 होता है स्टूडेंट्स। आइडियल केस में 0 रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। ये सब कुछ आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इस दिशा में बह रहा है तो करंट जो है इसके अपोजिट दिशा में फ्लो होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली आप कहोगे कि एक द वर्क टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। The work done to move a unit charge from one point to another point is called work done, अर्थात V इज इक्वल टू W/Q होता है। और अगर यूनिट की बात करें तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कुलाम। तो जूल पर कुलाम, या ऐसे सिंपल ऐसा यूनिट वोल्ट होती है स्टूडेंट्स। अच्छे से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। 1 वोल्ट, दैट इज़ अ सिंपल डेफिनेशन। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करें। तो व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरी 1 कुलाम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। और वोल्ट मीटर से इसको मेज़र करते हैं स्टूडेंट्स हम। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का ये सिंबल होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का, याद रखेंगे। और ये हमेशा कनेक्टेड कैसा होता है? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में, जैसे आगे आने वाले हम सर्किट में देखेंगे भी। ओके, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। ये कुछ सिंबल्स हैं सर्किट के जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट, अब जो है आपका ओम मीटर, जो ओम्स लॉ है इसे देख लेते हैं जल्दी से। ओम्स क्या है? Potential difference across 2 points of a metallic conductor is directly proportional to the current passing through the circuit. That is V is equal to IR, जहाँ R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। R क्या है स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस। और किसी भी गिवन मेटल का रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट क्या कह देंगे हम? R इज इक्वल टू V/I से। V की यूनिट होती है वोल्ट और I की यूनिट होती है हमारी
एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, उसे ही हम ओम कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और अगर आप इसका एक ग्राफ देखना चाहोगे तो कुछ इस तरह का आपको ग्राफ भी देखने को मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके, फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। नेक्स्ट, 1 ओम की डेफिनेशन आपसे कई बार पूछ ली जाती है। रोस्टेट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि रोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम वोल्टेज को चेंज किए बिना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज हम करंट को रेगुलेट कर सकते हैं। तो आप इसे सिंपल वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। तो एक ऐसी डिवाइस जिसमें वोल्टेज को चेंज किए बिना हम करंट को चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रोस्टेट। और अब देखते हैं रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस हमारा बेसिकली 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर किसी कंडक्टर का ए है तो उसके हमेशा आपको देखने को मिलेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और तीसरा है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, अर्थात हर मटेरियल की रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी जो होता है, resistance offered by a cube of a material of side 1 meter and current flow the परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेस। स्टूडेंट्स, हम इसको सिंपल से ये भी कह सकते हैं कि रजिस्टेंस ही एक तरह की रजिस्टिविटी होता है। यदि आपका कंडक्टर 1 मीटर का हो और उसका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर का रहा हो, तो न्यूमेरिकली वैल्यू जो होती है रजिस्टेंस की, वो रजिस्टिविटी के बराबर ही होती है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर, याद रखेंगे ओम मीटर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो रजिस्टिविटी होती है वो बेसिकली आपके क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, केवल डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी बदलती है, और नेचर ऑफ द मटेरियल, बाकी अदर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। जो मेटल की रजिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁸ टू 10⁻⁶ ओम मीटर तक होती है, और जो रजिस्टिविटी हमारे इंसुलेटर की होती है वो 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर तक की होती है। याद रखेंगे अच्छे से। रजिस्टिविटी ऑफ द एलॉ इज जनरली हायर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, मतलब जिन मेटल्स को मिक्स करके हम एक एलॉ बनाते हैं, उस एलॉ की रजिस्टिविटी उन मेटल से जिनसे वो मिलके बना है उससे ज़्यादा होती है। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस हम सारी की सारी हमेशा एलॉय से बनाते हैं, क्योंकि इनकी जो रजिस्टिविटी है वो ज़्यादा तो होती है, और ये टेम्परेचर का भी ज़्यादा इन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं रोस्टेट। ओके, सीरीज और पैरेलल का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि अगर सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो हम उनका डायरेक्ट सम करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो सीरीज में करंट सेम रहता है और जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है आपका। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो टोटल रेजिस्टेंसेज में, याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, R1 R2 R3 जो भी है यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए R इक्विवेलेंट आया है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, जो इन तीनों में सबसे बड़ा होता है उससे भी बड़ी होती है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, टोटल वोल्टेज, मैंने टोटल वोल्टेज बता दिया स्टूडेंट्स, वो डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, यहाँ पे V सेम रहेगा, और जो करंट होगा तीनों रेजिस्टेंस में वो अलग अलग डिफरेंट करंट जाएगा, यानी I की वैल्यू चेंज होगी। ये भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो कुछ इस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या होता है पैरेलल लगाने, देखिए अच्छी बात ये होती है पैरेलल सर्किट में, अब जैसे आप इस डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपका ये R1 जो है बल्ब है, R2 फैन है, और R3 जो है आपका मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है। यदि इनमें से एक
बंद भी पड़ जाता है तो दो तो कंटिन्यू चलते रहेंगे आपके R2 और R3, या दो बंद पड़ जाते हैं तो एक तो चलता ही रहेगा। यदि आप सीरीज में देखोगे, अगर सीरीज में एक बेकार हो गया, आपका किसी तरह से फ्यूज हो गया, तो आगे करंट नहीं जाएगा। आगे करंट नहीं जाएगा तो इसका मतलब पूरा का पूरा सीरीज सर्किट ही आपका फिनिश हो गया। तो ये एक मेन एडवांटेज है। दूसरा, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है जबकि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मेन टॉपिक है हमारा आज का। तो हीटिंग इफेक्ट में देखते हैं, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, in an electric circuit is purely resistive, the source of energy continuously get dissipated entirely in the form of heat। मान लीजिए यदि आप किसी सर्किट को जो कि जिसके पास खुद का रेजिस्टेंस हो और आप उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो उस एनर्जी का करेगा क्या, जितनी उसे यूज करनी है करेगा, बाकी को वो हीट की फॉर्म में निकालता रहेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपके घर में फ़ैन लगा है, बल्ब लगा है, अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चला रहे हो, तो आप देखो कुछ देर बाद में हीट करने लगते हैं। ठीक है, तो अपनी जो एनर्जी है वो मैकेनिकल के अलावा या लाइटिंग के अलावा में हीटिंग के रूप में निकालते रहते हैं। तो इसी जो ये जो इफ़ेक्ट होता है इसे ही हम हीटिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। और E इज इक्वल टू पी इंटू टी, अर्थात एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। और पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VIT। इसे हम आगे भी समझेंगे स्टूडेंट्स। तो हीट प्रोड्यूस H इज इक्वल टू VIT। देखिए हीट प्रोड्यूस किसके इक्वल होगा भाई, जितना वोल्टेज आपने दिया है इनटू उसमें से कितना करंट फ्लो हुआ है और कितने टाइम के लिए हुआ है। और हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू हम ये भी कह सकते हैं कि I²RT, क्योंकि जो पावर होता है वो I²R के इक्वल होता है, I²R के इक्वल, या V²/R के इक्वल भी होता है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले पावर के होते हैं, V इंटू आई, V²/R या I²R। और यदि इनमें पावर में टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ही हमारा एनर्जी कंज्यूम निकल जाएगा, कितना एनर्जी हमारे डिवाइस ने कंज्यूम किया है या हीट कितनी प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट, जो हीट की यूनिट होती है या एनर्जी की यूनिट होती है वो होती है जूल। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, या यहाँ पर हम वाट सेकंड भी कह सकते हैं या किलोवाट आवर भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन्होंने क्या कहा, इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज, कितना हीट रजिस्टर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, दैट इज हीट प्रोड्यूस ऑफ ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। अभी अभी अगर आपने फॉर्मूला देखा हो, H इज इक्वल टू I²RT आया था, तो H जो होता है वो R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात जितना ज़्यादा रजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, या जितना ज़्यादा करंट सर्किट के अंदर से फ्लो हो रहा होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर हीट प्रोड्यूस देखने को मिलेगी। और तीसरा, जितने ज़्यादा टाइम तक आप करंट को फ्लो करोगे किसी डिवाइस के अंदर उतना ही ज़्यादा हीट देखने को मिलेगा, अर्थात टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट। दैट इज, सो हीट इफेक्ट इज डिस्क्राइब इन द डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हीटिंग इफेक्ट इज डिस्क्राइबल इज लाइक कंप्यूटर मॉनिटर्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब, मोस्ट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट appearing a heat and a small part of it radiated in the form of light। अगर आपने कोई बल्ब लिया है जिसका एक फिलामेंट है, मान लीजिए ये फिलामेंट था उसका बल्ब का, और ये है वो आपका बल्ब, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको हीट देखने को मिलती है, हीट प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि ये फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है, फिलामेंट अपने आप में ही एलो होता है, तो जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है,
और रेजिस्टेंस हाई होने से क्या होता है, लाइट का रेडिएशन तो कम होता है, यानी लाइट तो कम प्रोड्यूस करता है, जबकि ये हीट ज़्यादा होता है और उसी हीटिंग के कारण एक्चुअल में लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो बहुत सारी एनर्जी कहाँ चली जाती है, वो हीट की फॉर्म में कंज्यूम कर ली जाती है ना। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन, किसका बना होता है, टंगस्टन का। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। टंगस्टन का ही क्यों बनाया, इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, भाई ये ऑक्सीडाइज नहीं करता रैपिडली एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, बर्न नहीं होता है, जलता नहीं है हाई टेम्परेचर पर। इट इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे कि वाई वाई द इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन। पहला पॉइंट तो ये होगा कि ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है टेम्परेचर के, दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। द बल्ब आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेस, इनएक्टिव गैस भरते हैं बल्ब के अंदर, लाइक नाइट्रोजन, आर्गन्स, ठीक है। इसलिए भरते हैं ताकि हम जो फिलामेंट है उसकी लाइफ को इन्हेंस कर सके, बढ़ा सकें, ठीक है। अगर उसमें मान लीजिए एक्टिव गैसेस आपने भर दी तो फिलामेंट के जो टंगस्टन है उसी के साथ रिएक्ट करके उसकी लाइफ को घटा देंगे, तो वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अर्थात बर्न हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इट इज़ ए सेफली डिवाइस दैट प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। मान लीजिए आपके घर में कोई फ्यूज लगा है और कहीं पर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो सबसे पहले क्या बर्न हो जाता है, आपका जो फ्यूज होता है वो जो है ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि जैसे ही आगे ओवरलोडिंग होगी या शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज जो होगा तुरंत से बर्न हो जाता है। फ्यूज बनता कैसे है, फ्यूज इज मेड ऑफ द प्योर टिन और एलाउ ऑफ कॉपर एंड टिन, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइव वायर। मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम फ्यूज लगा देंगे। अगर इस रेजिस्टेंस में ओवरलोडिंग भी होती है तो ये फ्यूज बर्न हो जाएगा, ये फ्यूज यहाँ से हट जाएगा ताकि आगे करंट ना जाए। नेक्स्ट बात करते हैं। फ्यूज हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो जैसे ही ज़्यादा हीटिंग होगी इसके ऊपर, लोड ज़्यादा पड़ेगा इस पर, तो तुरंत से क्या हो जाएगा, ये बर्न हो जाएगा। द करंट कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज इज स्लाइटली हायर, इसकी करंट कैपेसिटी तो हाई होती है देन द एप्लीकेंस, एप्लीकेंस से ज़्यादा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, करंट कैपेसिटी क्या होती है, हाइयर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक पावर की, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क मैकेनिकल्स या नाइन्थ क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यही डेफिनेशन पढ़ते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यही हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ नया नहीं है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा जितने टाइम तक एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है उसे ही हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। अर्थात P इज इक्वल टू W अपॉन Q, सॉरी W अपॉन T, P इज इक्वल टू W अपॉन T, और W की यूनिट होती है जूल, अपॉन टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ये भी पावर ही है स्टूडेंट्स, बट W इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू था V इंटू क्यू। ये कहाँ से आया था बेटा, पोटेंशियल, अगर आपको याद हो पोटेंशियल डिफरेंस में से वहाँ से लिया था। तो इस W की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे तो आपको मिलेगा P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी, और Q अपॉन टी होता है I, इलेक्ट्रिक करंट। तो P इज इक्वल टू बन जाएगा V इंटू आई, याद रखेंगे। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज अपॉन टाइम इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला बनता है, तो आपको हमने फॉर्मूला बना के भी दिखाया, एक बार वीडियो को पॉज करके आप भी खुद ट्राई करेंगे। अब अगर इसकी आप नई यूनिट देखोगे तो क्या बनेगी, पावर की यूनिट वोल्ट एम्पियर भी होती है, या एम्पियर स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस, या वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, या
वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम, क्योंकि वी की यूनिट होती है वोल्ट और आर की यूनिट होती है ओम, और इसी की दोनों की अगर हम वोल्ट इनटू एम्पियर, इसी को सिंपल हम एसआई यूनिट में कहते हैं वाट। ठीक है, याद रखेंगे। तो पावर की यूनिट क्या एसआई यूनिट होती है वाट या वोल्ट एम्पियर या वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम या करंट स्क्वायर, करंट का स्क्वायर यानी ओ एम्पियर का स्क्वायर इनटू ओम। तो ये सब यूनिट हो जाएगी हमारी पावर की, और एसआई यूनिट क्या होती है वाट। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। 1 वाट इज इक्वल टू कितना होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। और कमर्शियल यूनिट जो घरों में इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, वो होते हैं किलोवाट आवर। और याद रखेंगे किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट के भी होता है, यानी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और स्टूडेंट्स ये कैसे होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, किलोवाट को वाट में बदलो स्टूडेंट्स तो 1000 वाट होता है, इनटू आवर को सेकंड में बदलेंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड। जब आप इसे मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3650 लगाना, इसके बाद इतना जूल आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और आप इसे पावर में रखोगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो यानी 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। निकालने का तरीका भी बताया, किलोवाट को वाट में बदलेंगे और को सेकंड में बदलेंगे तो ये सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट, तो 1 किलोवाट आवर जो कि आपने लिखा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, बेटा यही 1 यूनिट के बराबर होता है। जो आपके घरों में मीटर होता है उसमें यदि 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम कर ली जाती है तो हम कहते हैं कि 1 यूनिट बिजली जो है वो बर्न कर ली या कंज्यूम कर ली गई है। ओके, और इसमें कितने जूल एनर्जी कंज्यूम होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी कंज्यूम कर ली जाती है घर के द्वारा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई करना लाइक दिस। इस क्वेश्चन को ट्राई करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप उसे ट्राई करें, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, ये सब 3 क्वेश्चन हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें। हम नेक्स्ट वीडियो में ये सभी क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे आपको। देखने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।